मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी की आज से देश भर में होंगी वर्चुअल रैलियां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 4 बजे करेंगे बिहार जनसंवाद। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने की प्रक्रिया जारी। मिशन के तहत नैरोबी, कुवैत, जिबूती, फ्रैंकफर्ट, हो ची मिन्ह शहर और जेद्दाह से 910 फंसे हुए भारतीयों को लाया गया भारत। आईएनएस जलाश्व 700 भारतीयों को लेकर मालदीव से आज पहुंचा भारत। अब तक 4,286 श्रमिक ट्रेनों के जरिए 58 लाख से भी ज्यादा श्रमिक पहुंचे अपने घर। रेलवे बोर्ड ने अगले हफ्ते भर में सभी श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने की जताई उम्मीद। कोविड-19 के 1,20,406 सक्रिय मामले, 1,19,292 मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर, 6,929 लोगों की कोरोना से मौत। और दुनिया भर में कोविड-19 से 68,89,000 से भी अधिक लोग संक्रमित, 3,99,000 से भी ज्यादा लोगों की हुई मौत। 19 लाख से ज्यादा संक्रमितों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित, 6 लाख से ज्यादा संक्रमितों के साथ ब्राजील दूसरे स्थान पर। नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। मैं हुलाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर बीजेपी देश भर में वर्चुअल रैलियों का आयोजन कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वर्चुअल रैली को बिहार जनसंवाद का नाम दिया गया है। देश भर में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने के मौके पर बीजेपी देश भर में वर्चुअल रैली करने जा रही है। बीजेपी के केंद्रीय नेता इन रैलियों के जरिए मोदी सरकार की उपलब्धियों और कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा करेंगे। रविवार को होने वाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली को बिहार जनसंवाद का नाम दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली में बिहार के सभी जिलों के लोगों को जोड़ा जाएगा। राज्य के सभी 72,000 बूथों पर गृह मंत्री अमित शाह का भाषण सुनाने का लक्ष्य रखा गया है। देश के गृह मंत्री बिहार के वर्कर को, आम लोगों को, उसको सबको संबोधित करेंगे और ये रैली की तरह लाखों लोग इसमें जुड़ने वाले हैं। गौरतलब है कि इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव भी संभावित है। गृह मंत्री की इस रैली को बिहार में बीजेपी की चुनावी तैयारियों की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। देश भर में बीजेपी इसके साथ ही डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित कर रही है। बीजेपी ने पीएम मोदी द्वारा लिखा पत्र देश के 10 करोड़ घरों तक पहुंचाने और 5 करोड़ मास्क बांटने का भी लक्ष्य रखा है। इस बीच पार्टी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कुछ देशों से भारत की तुलना किए जाने पर राहुल गांधी पर हमला बोला है। राहुल गांधी जी पूरी तरह गलत तुलना कर रहे हैं। कोरोना से जो लड़ाई भारत लड़ रहा है वो दुनिया में बेहतरीन लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि जिसका मिसाल इटली और अन्य कंट्री का राहुल गांधी दे रहे हैं, वहां पर कोरोना पॉजिटिव की तादाद आबादी के तनासुब में बहुत ज्यादा है, वहां पर मौत ज्यादा हुई है। भारत की सरकार ने राज्य सरकार को विश्वास में लेकर एक मजबूत लड़ाई लड़ी है। कुल मिलाकर कोरोना काल में जब सब कुछ डिजिटल है तो बीजेपी भी वर्चुअल रैलियों के जरिए अपनी सियासी गतिविधियां बढ़ा रही है। शैलेंद्र मिश्र के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतर्गत डोनर मंत्रालय की 1 साल की उपलब्धियों पर कल एक पुस्तिका और उसका ई-संस्करण लॉन्च किया। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 6 वर्षों से विकास के लिए एक सफल मॉडल के रूप में उभरने के बाद अब ये क्षेत्र कोरोना प्रबंधन में भी रोल मॉडल के रूप में उभरा है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा पिछले 6 सालों में पूर्वोत्तर क्षेत्र को मिली प्राथमिकता और संरक्षण के कारण ये संभव हुआ है।
उन्होंने डोनर मंत्रालय की टीम को 2019-20 के दौरान 100% व्यय अर्जित करने पर भी बधाई दी। इस दौरान सड़क, रेल एवं वायु संपर्क मार्ग के मामले में उल्लेखनीय विकास हुआ है, जिससे न केवल पूरे क्षेत्र में बल्कि समस्त देश में वस्तुओं और व्यक्तियों की आवाजाही को सुगम बनाने में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद के समय में बांस को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा और ये क्षेत्र युवा उद्यमियों को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाते हुए देखेगा। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को स्वदेश वापसी का क्रम लगातार जारी है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि 6 जून को नैरोबी, कुवैत, जिबूती, फ्रैंकफर्ट, हो ची मिन्ह सिटी और जेद्दाह से आई वंदे भारत उड़ानों से 910 भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी हुई। केंद्रीय मंत्री ने भारतीयों की वतन वापसी के लिए टीम भावना से काम कर रहे एयर इंडिया, विदेश मंत्रालय और विदेशों में स्थित भारतीय मिशन की सराहना भी की। और वंदे भारत मिशन के तहत कुवैत में फंसे 90 भारतीय नागरिक कल शाम बिहार के गया पहुंच गए। इनमें से 89 यात्री बिहार से हैं, जबकि 1 झारखंड से। इसके साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान से कल शाम 100 से भी अधिक यात्री कुवैत से त्रिची पहुंचे। इनमें 13 रामनाथपुरम तथा 10 त्रिची जिले के हैं। यात्रियों की जांच के लिए नमूना लेने के बाद उन्हें विशेष बसों से उनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया। और उधर आईएनएस जलाश्व के 700 प्रवासी भारतीयों को लेकर आज तूतीकोरिन बंदरगाह पहुंच गया है। इसी के साथ आईएनएस जलाश्व अकेले मालदीव और श्रीलंका से करीब 2700 भारतीयों को अब तक स्वदेश ला चुका है। 700 भारतीयों के साथ ये जलपोत मालदीव की राजधानी माले से शुक्रवार को भारत के लिए रवाना हुआ था। भारतीय सेना का ये जहाज समुद्र सेतु अभियान के अंतर्गत 4 जून को तीसरे फेरे में माले पहुंचा था। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत नौसेना विदेशों में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस ला रही है। और इस वक्त हमारे संवाददाता सुधीर यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। सुधीर, वंदे भारत मिशन, समुद्र सेतु अभियान, ये तमाम जो अभियान है, इसके तहत लगातार जो विदेशों में फंसे हुए भारतीय हैं उनको वापस लाने का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। जाहिर सी बात है कि जो लोग वापस आ रहे हैं वो बिल्कुल शुक्रगुजार हैं और काफ़ी खुश नज़र आते हैं। इसी क्रम में जो सरकार का अभियान है वो आगे के लिए और क्या है, और क्या कुछ ये डेटा मिल पाया है कि आगे सरकार की योजना में और कितने लोगों को वंदे भारत मिशन या फिर समुद्र सेतु अभियान के तहत लाने की योजना है? लालचंद, अभी की बात करेगा हम ऑपरेशन समुद्र सेतु की, तो तूतीकोरिन में आईएनएस जलाश्व प्रवेश कर रहा है। करीब 700 भारतीय हैं। अब यहाँ जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए ये लोग बाहर निकलेंगे, फिर इनको स्टेट अथॉरिटीज को हैंडओवर कर दिया जाएगा। यहाँ एक खास बात और लालचंद मैं बताना चाहूंगा कि शिप पर रहते हुए, आईएनएस जलाश्व पर रहते यात्रा के दौरान भी कड़े मानकों का पालन किया गया है। पूरी तरह से निगरानी में रखा गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है, जिससे लोग जो है सुरक्षित रहे, उनके मन में कहीं भय का वातावरण ना रहे। और ये तीसरी मालदीव से थी। अब जो तीसरा चरण था जिसमें 700 भारतीय वापस आ रहे हैं। और अभी की अब बात करें, जिस तरीके से सरकार ये कह रही कि अगर जरूरत पड़ेगी, सरकार ने कई जगह रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू की है और इस तरह की प्रक्रिया चल रही है कि अगर जरूरत पड़ती है तो दोबारा इस चीज को आगे भी किया जा सकता है। लालचंद जी, सुधीर, जो जिस तरह से आपने कहा कि तमाम तरह की जो नियम है उसका पालन किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, जो लोग भी वापस आ रहे हैं उनके लिए, क्या इस मिशन के तहत ऐसी भी जब तीसरे चरण की शुरुआत हुई थी वंदे भारत मिशन की और उसके लिए बुकिंग की शुरू हुई थी, बल्कि 5 तारीख से तीसरे चरण की शुरुआत हालांकि होनी है अभी, उसके लिए भारी मांग है एयर इंडिया के टिकटों का। इसको लेकर के एयर इंडिया की तरफ से भी कोई और आगे की जानकारी दी गई है क्या? लोगों का रिस्पांस कैसा है? देखिए, अभी लालचंद अगर अभी की बात की जाए तो अभी चूंकि प्रक्रिया शुरू है तो अभी ये देखा जा रहा है कि किस तरीके का रिस्पांस है, लोगों की डिमांड है, उसी के अकॉर्डिंग जैसे कि पहले भी सरकार की तरफ से ये कहा जा चुका है कि
जब भी जरूरत होगी उसी के मुताबिक जिस तरीके से लोग होंगे, जिस तरीके से लोगों की जरूरतें होंगी, उसी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जो एक टेलर मेड प्लान है वो तैयार किया जाएगा। उसी के तहत उड़ानें रहेंगी या उसी के तहत जो नेवी का जो वापस लाने का ऑपरेशन समुद्र सेतु है उसका भी वही तरीका रहेगा। लेकिन किस तरीके से लोग रहते हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद से जो जरूरी जो चीजें होंगी उनको बनाया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। आप खबर पर नजर रखिएगा, हम आपसे आगे भी लगातार जानकारी लेते रहेंगे। और एक तरफ जहां वंदे भारत मिशन से और समुद्र सेतु अभियान से विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को स्वदेश वापस लाने का काम चल रहा है, तो वहीं श्रमिकों को उनके गांव और शहर तक पहुंचाने का भी सरकार का प्रयास लगातार जारी है। अब तक रेलवे ने 4,286 रेलगाड़ियों के जरिए 58 लाख से भी अधिक श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे श्रमिकों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेल के भगीरथ प्रयास जारी है। रेलवे ने अब तक 58 लाख से ज्यादा श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने अब तक 4,286 रेलगाड़ियां चलाकर मुसाफिरों को राहत का पैगाम दिया। हमने 3 जून को जो राज्य सरकारों के मुख्य सचिव हैं उनसे हमने अनुरोध किया था कि वो अपनी रिक्वायरमेंट बता दें। जो हमको 3 जून को रिक्वायरमेंट दी गई थी वो 171 ट्रेनों की दी गई, जिसमें सबसे ज़्यादा केरला की रिक्वायरमेंट है करीब 66 ट्रेन की, फिर तमिलनाडु की रिक्वायरमेंट है 26 ट्रेन की, और बाकी कुछ राज्य सरकारों की कुछ 5 या 10 ट्रेनों की रिक्वायरमेंट है। अभी तक कुल 4,286 ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं और 58 लाख से ज़्यादा श्रमिक भाई बहन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाए जा चुके हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने बताया कि देश भर में फंसे श्रमिकों की संख्या को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान रेलवे ने लगभग 250 ट्रेन प्रतिदिन के हिसाब से चलाए, लेकिन अब 3-4 दिनों से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या में कमी आ रही है। उनका कहना है कि आने वाले 10 दिनों में राज्य सरकारों की मांग को पूरा कर दिया जाएगा और जिस राज्य से भी डिमांड आएगी भारतीय रेल 24 घंटे में पूरा करने की कोशिश करेगी। रेलवे ने कहा है कि उम्मीद है कि अगले हफ्ते भर में सभी श्रमिकों को उनके घरों में पहुंचा दिया जाएगा। भारतीय रेल ने राज्य सरकारों से ये अनुरोध किया है कि वो जैसे ही अपनी रिक्वायरमेंट देंगे भारतीय रेल 24 घंटे के अंदर वो ट्रेन चला देगी और श्रमिक भाई बहन को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगी। इस समय जो रिक्वायरमेंट जैसे कि बहुत कम होने लगी है, हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते 10 दिनों में सारे श्रमिक भाई बहन अपने अपने गंतव्य स्थानों पे पहुंच जाएंगे। वहीं रेलवे कोविड के खिलाफ जंग में भी अहम योगदान दे रहा है। अब तक 5,000 स्लीपर कोच को कोविड कोच में बदला गया है, जिसमें 80,000 से ज्यादा बेड हैं। हमने कुछ अपने स्लीपर कोचेज को कोविड केयर सेंटर में परिवर्तित किया। करीब 5,000 से ज़्यादा कोचेज को हमने कोविड केयर सेंटर में कन्वर्ट किया है, जिसमें 80,000 से ज़्यादा बेड्स अवेलेबल हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कभी दूर दराज के क्षेत्र में अगर कहीं ज़रूरत पड़े और हॉस्पिटल बेड्स की कमी हो तो हम जो स्टेट गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं उसको हम सप्लीमेंट कर सकें। कुल मिलाकर कोरोना महामारी से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भारतीय रेल अपनी मानवीय भूमिका से मुसाफिरों का दिल जीतने में कामयाब रही है, तो कोविड के खिलाफ जंग में भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। दिल्ली से कैमरामैन सुमित के साथ राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज के लिए। और कोविड के ताजा आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो देश में कोरोना के सक्रिय मामले 1,20,406 हो गए हैं। वहीं 1,19,292 लोग कोविड-19 को हराकर ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण 6,929 लोगों की मौत हुई है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कल खुलने जा रहे धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, होटलों और रेस्तरां के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थलों में एक समय में
5 से ज्यादा लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सभी धार्मिक स्थलों के गेट पर सैनिटाइजर रखना जरूरी होगा और सिर्फ बिना कोविड-19 के लक्षणों वाले लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही हर किसी के लिए मास्क पहनना भी जरूरी होगा। मूर्तियों को छूना प्रतिबंधित रहेगा और चढ़ावे को प्रसाद के रूप में वितरित नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सामूहिक गान के स्थान पर रिकॉर्डेड भजनों का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मॉल में एस्केलेटर का इस्तेमाल करने के लिए एक सीढ़ी की दूरी बनाकर रखनी होगी और होटलों तथा रेस्टोरेंट में ऐसे कार्यक्रम नहीं आयोजित किए जा सकेंगे जिसमें भीड़ जुटे। फूड कोर्ट या रेस्टोरेंट में बैठने की जगह का केवल 50% ही इस्तेमाल होगा। सभी स्थानों पर सीसीटीवी चालू हालात में होने चाहिए और हर संस्थान को थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर रखना जरूरी होगा। और अब बारी है एक अच्छी खबर की। CSIR और पुणे स्थित राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ने मिलकर कोरोना रोगियों के गले से नमूने एकत्र करने के लिए एक स्वदेशी नेसोफेरेंजियल स्वाब विकसित किया है। CSIR ने अप्रैल के मध्य में ही NCL से घरेलू तकनीक से बने NP स्वाब उपलब्ध कराने को कहा था। पूरी तरह से स्वदेशी इस मेडिकल उपकरण से अब कोरोना मरीजों की कम लागत में ही सही जांच हो सकेगी। नेसोफेरेंजियल स्वाब एक महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण है जिसकी मदद से रोगियों के नाक और गले से जांच के लिए नमूने इकट्ठे किए जाते हैं। झांसी पुलिस द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो की शुरुआत अभिनेता सोनू सूद के संदेश से होती है जिसमें वो देश के प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना वॉरियर कह रहे हैं। इस वीडियो में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए रोजमर्रा की आदतों से जुड़ी चीजों को बहुत ही रोचक तरीके से दिखाया गया है। वीडियो में एक पुलिसकर्मी के माध्यम से गलत और सही आदत की तुलना की गई है। झांसी पुलिस के एडिशनल एसपी राहुल श्रीवास्तव ने इस वीडियो को तैयार करने में नैरेटर की भूमिका निभाई है। अभिनेता सोनू सूद ने झांसी पुलिस के इस जागरूकता वीडियो की प्रशंसा की है। प्रदेश पुलिस और झांसी की पुलिस के दिए हुए इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। इस मैसेज पर अमल करने से आप अपने परिवार वालों को सुरक्षित रख सकते हैं और कोरोना की इस जंग में जरूर जीत सकते हैं। No. Yeah. 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 तो ये संदेश देता हुआ वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और उधर कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए अब राजस्थान के जोधपुर में नगर पालिका ने लोगों को जागरूक बनाने के लिए नया तरीका अपनाया है। शहर की दीवारों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव की पेंटिंग बनाई जा रही है। इन पेंटिंग्स में बीमारी से बचने के उपाय सहित तमाम जानकारियों को साझा किया गया है। जोधपुर के जिलाधिकारी का कहना है कि लोगों के बीच कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने इस तरीके को अपनाया है। कोविड-19 में सभी को मालूम है कि बचाव ही उपचार है और यही संदेश लगातार हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि
बचाव के मुख्य पहलू सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और हाथ सैनिटाइज रखना, ये उपाय ये सभी जगह प्रसारित हों, इसके लिए पहले प्लेज भी दिलाई गई, डिजिटल प्लेज। और अब हॉस्पिटल्स में, जो मुख्य हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर पेंटिंग के द्वारा ये संदेश दिया जा रहा है। और दुनिया भर में कोरोना के मामले इस बीच लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक विश्व भर में कोरोना से 68,89,000 से भी अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 3,99,000 के आसपास लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। इससे सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका में कोविड-19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना संक्रमण के मामले में अमेरिका दुनिया भर में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। यहां पर अब तक 19,19,430 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 1,09,000 तक पहुंच चुका है। अमेरिका में सबसे अधिक प्रभावित न्यूयॉर्क में लगातार दूसरे दिन हालांकि सबसे कम मौतें हुई। शुक्रवार को 35 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। इससे पहले गुरुवार को न्यूयॉर्क में 42 लोगों की मौत हुई थी। इन सबके बीच न्यूयॉर्क शहर को 8 जून से चरणबद्ध तरीके से फिर से खोला जाएगा। इससे लगभग 40 लाख कर्मचारी काम पर लौट आएंगे। पहले चरण में निर्माण, विनिर्माण और थोक आपूर्ति श्रृंखला शुरू की जाएगी। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना के सबसे अधिक मामले देखने को मिले हैं। ब्राजील में अब तक 6,45,771 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इस वायरस के कारण अब तक देश में 35,000 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर ब्रिटेन में बीते 24 घंटे में 204 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही ब्रिटेन में मरने वालों की संख्या 40,548 हो गई है। इसके अलावा बीते 24 घंटों में 1,557 नए मरीज भी सामने आए हैं। ब्रिटेन में आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक 2,86,294 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव ने देश में कोरोना की जानकारी देते हुए बताया कि 15 जून से अस्पतालों में आने वाले मरीज, डॉक्टर और स्टाफ के साथ आने वाले सभी व्यक्तियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ये सभी नियम सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले लोगों पर भी लागू होंगे। राजस्थान के बाड़मेर जिले में इन दिनों टिड्डियों का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में हुई बरसात से किसानों के चेहरों पर खुशी छाई थी। किसानों ने अपने खेतों में हल जोतकर अनाज की बुआई शुरू कर दी है। पिछले 4 दिनों से हो रही बुआई के बाद अब बाजरे की फसल उगनी शुरू हुई है, लेकिन बड़े टिड्डी दल ने उगती फसलों को नष्ट करना शुरू कर दिया है। टिड्डी दलों के आने का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है। बाड़मेर जिले के अधिकांश गांवों में टिड्डियों का हमला देखने को मिला है। किसानों को पशुओं के चारे और फसलों के नुकसान की चिंता सता रही है। हुई तो सभी किसानों के चेहरे की खुशी लग रही थी, लेकिन आज जैसे हमने खेत की बुआई की उससे पहले अभी आधा घंटा पहले भी टिड्डी दल का यहाँ बलदेव नगर के बाड़मेर आगोर क्षेत्र में अभी हमला हो गया है। तो अब हमको चिंता सता रही है कि कब फसल बोए या नहीं बोए। इसके लिए खुशी तो बहुत है वर्ष में बारिश की, परंतु एक तो ये बात है कि पहले तो कोरोना से गिरे हुए है, अभी तो ये आधा घंटा से पहले टिड्डी आ गई। अभी हम फसल बो रही है और 2-4 दिन में ये फसल बाजरा उगेगी, उसके बाद में टिड्डी बैठेगी तो हमारे को पूरे नुकसान करेगी और ब्याज से पैसे लेके आए। सियाड़ा की फसल भी नुकसान हो गया, बराड़ू भी बहुत नुकसान है, करोड़ों बर्बाद कर दिया है। बरसात ठाउकी है, ये भाव हम बाजरी ने मूंग मोठ उगनो भरोसा है, उगे भगवान मारे करे। टिड्डी तो महीने में 3 भी आवे है, हमें कई ठा उगन देगा ले जाए ठाक बन पड़े कहीं। हाँ परेशान तेल का कोरोना में मूड़ा है। हाँ मैं ये मरा नहीं तो बाव तो खाओ की। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। दुनिया के हर व्यक्ति को भोजन मिले, कोई भूखा ना रहे। इसी मकसद को पूरा करने के लिए उठाए जा रहे प्रयासों को और बल देने के लिए हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। पिछले ही साल यानी 2019 में शुरू हुए इस खाद्य दिवस की प्रासंगिकता मौजूदा वक्त में और बढ़ गई है, क्योंकि दुनिया की एक बड़ी आबादी इस वक्त कोरोना संकट से प्रभावित है और संकट के इस दौर में बहुत सारे लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को बधाई दी है। इस अवसर पर उन्होंने विशेष रूप से अन्नदाता किसानों को धन्यवाद दिया।
उन्होंने लिखा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर हमारी थाली में भोजन देने वाले अन्नदाता किसानों को नमन। स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि हमारा भोजन शुद्ध हो, बिना मिलावट का हो, पौष्टिक हो। इसके लिए हर किसी को मिलकर प्रयास करने होंगे। भोजन उत्पादक, उपभोक्ता और सरकार सभी का साझा दायित्व है। तो बिल्कुल अन्न के एक एक दाने को बचाना भी चाहिए और अन्न की जो सुरक्षा है वो बिल्कुल होनी चाहिए। ये हम सभी को अपने जीवन में इस चीज़ को ज़रूर लाना चाहिए। इसी के साथ हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अनुमति दीजिए, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।